इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया। मिराज साहब का वो शेर याद आ रहा है कि यूं मुद्दतों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, यूं मुद्दतों जिया हूं किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने की कह रहे हो। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और ममता जी को आवाज देने जा रहे हैं। और ममता जी को आवाज देने का मतलब ये है कि हम कालिया जी की स्मृतियों में भी डूब उतरा रहे हैं। एक शेर याद आता है, कालिया जी को याद करते हुए एक शेर याद आ रहा है। मेरी हर सांस इस बात की शाहिद है ए दोस्त, मेरी हर सांस इस बात की शाहिद है ए दोस्त, मैंने हर लुत्फ के मौके पर तुझे याद किया। हम जब उदास होते हैं तब तो याद आती है, जब हम खुशी मनाते हैं तो और ज्यादा और शिद्दत से याद आती है। और ममता जी जिनके भीतर इलाहाबाद दिल की तरह धड़कता है, और विषय भी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद की साझी संस्कृति। साझी संस्कृति को याद करने का मतलब यह है कि हम ओपी मालवीय जी को याद कर रहे हैं। मूर्तिमान साझी संस्कृति, अगर देह धर के कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए, साझी संस्कृति को परिभाषित करना हो, तो हम कहते हैं कि ये ओपी मालवीय जी। मैं उन्हें याद करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं और ममता जी को आवाज दे रहा हूं। इलाहाबाद जिनकी शिराओं में लहू की तरह बहता है, और जिस तरह से हम लोगों की जिदें मानती हैं, किस तरह स्वास्थ्य खराब है, खांसी आ रही है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन उसके बाद भी इलाहाबाद आना, फादर कामिल बुल के कहते थे इलाहाबाद को हम अपना मायका मानते हैं। तो ममता जी के लिए दोनों है ये शहर। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि आए और वहीं से बोलें। इस कार्यक्रम में शिरकत करना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। और पास कर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस विभूति की स्मृति में और प्रतिष्ठा में आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो स्वयं साझी संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक थे। वो शिक्षा, संगीत, साहित्य, संस्कृति और जीवन के कार्य व्यवहार सब में लगातार सबको साथ लेकर चलते थे। वे अपने घर पर अगर पढ़ाते थे छात्रों, शिष्यों को, विद्यार्थियों को, तो उसमें विभूति नारायण राय और विकास राय होते थे, तो श्री स्कंद भी होते थे। उन्होंने कब्रिस्तान में पेड़ लगाना कबूल किया। वो कंपनी पार्क में जाकर पेड़ नहीं लगाया वो जाकर कब्रिस्तान में वो पेड़ लगाते थे कि यहाँ बहुत सुना सुना लगता है। तो साझी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक तो इलाहाबाद शहर है, इलाहाबाद की संस्कृति है, और इलाहाबाद में मालवीय जी जैसे गतिशील और गतिशील व्यक्तित्व केवल इलाहाबाद में पाए जाते हैं। जब हम कहते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, साथियों देखो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आजकल उसको लेकर हम सबके अंदर बेचैनी है। एक तरफ हम ओपी मालवीय जी जैसे सेकुलर आदमी की बात कर रहे हैं, और मंच पर हमारे साथ सेकुलरिज्म के सबसे बड़े प्रतीक फारूकी साहब और विभूति नारायण राय बैठे हैं, और हॉल में हमारे पास एक से एक जागरूक एनलाइटेंड ब्रेन्स बैठे हुए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश आज बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। हालत ये है, अब यहाँ मैं नहीं जानती यहाँ ये डर कितना समाया है, लेकिन दिल्ली में तो हालत
हालत यह हो गई है कि लोग बोलना स्थगित कर रहे हैं, लोग कहीं जाना, किसी जगह शिरकत करना पोस्टपोन कर रहे हैं। उन्हें लगता है न जाने कहाँ से कब हमको बॉडी लैंग्वेज बना दिया जाएगा, कब हमको पासुरे बना दिया जाएगा, कब हमको बोलकर बना दिया जाएगा। हालत यह हो गई है कि साझी संस्कृति की बात करते आज लोगों की टांगें थर थर कांपने लगी है। और ये वो देश है जहां आजादी की लड़ाई में जितने हिंदू थे उतने ही अल्पसंख्यक थे। आजादी की लड़ाई सबने मिलजुल कर लड़ी। ये एक तथ्य है कि अगर ब्रिटिश न चाहते तो पाकिस्तान नहीं बनता। जिन्ना की इतनी हैसियत नहीं थी तो बिना अंग्रेजों की सहमति के वो पाकिस्तान की घोषणा कर दी। तो साथियों, साझी संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमें वर्तमान समय के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस समय में एक रिसाला निकालना कितना जोखिम का काम हो गया है, एक स्पीच देना कितना जोखिम का काम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे इमरजेंसी के दिन वापस आ गए हैं। और जिस शहर में मैंने 33 साल बिताए, मैंने साझी संस्कृति का वो रूप देखा है कि मैं रानी मंडी में 20 साल रही। वो एक अल्पसंख्यक बहुल मोहल्ला था जब मुश्किल से 4-5 घर हिंदू थे। और हालत ये थी कि कुंभ के दिनों में हमारा पड़ोसी अनीस अहमद आलू की दुकान लगाता था संगम तट पर। अब वो कहता था जी सुबह गंगा नहा के हम दुकान खोलते हैं। इसी तरह से हम लोगों को कभी डर ही नहीं लगता था। हमारे यहाँ आज भी हालत ये है कि ईद आती है तो दिल्ली में दोनों बच्चे तरसते रह जाते हैं और कहते हैं लोग कितने कमीने, किसी ने अपनी मीठी सेवई नहीं खिलाई, किसी ने कबाब नहीं भेजे। और हमारी हालत ये थी कि हम लोग कबाबों का इंतजार करते तो हमारे घर में इतने कबाब आ जाते थे, इतनी मीठी सेवई आ जाती थी कि हम लोग सुबह शाम रात 3 समय खाया करते थे। और इतनी जगह से हमें बुलावा आता था। कहने का मतलब ये है कि फिरके आपस में लड़ने नहीं चाहते हैं, वो एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके पड़ोस के घर में मारकाट हो। कोई ये नहीं चाहता कि आपके धर्म के समय, आपके त्योहार के समय वो मनहूस चेहरा बनाकर बैठा रहे। हमारे यहाँ तो हालत ये थी कि मुहर्रम के दिनों में हमारे बच्चों को नवाही याद हो जाते थे। और जब उन्हें अपना किसी बात पर आग्रह प्रकट करना होता था तो छाती यूं किया करते थे। हमेशा वो ऐसे हाँ ऐसे करते हुए करते थे क्योंकि उन्होंने अपनी आँख खोली तो इसी माहौल में खोली थी। तो हमारे इस शहर में हमने देखा है कि कभी भी लोगों ने आपस में दंगा करने की कोई चेष्टा नहीं की। दंगे हो जाते हैं, ये राय साहब आपको बेहतर बताएंगे कि हर 4 साल में इलाहाबाद में दंगे होते रहे हैं। लेकिन ये राय साहब बताएंगे, ये मेरा विषय नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि अपनी कॉमन सेंस से जो मैंने समझा वो ये समझा कि होली है तो अल्पसंख्यक क्यों दंगा करेंगे भाई। वो रंग बेचते हैं, वो पिचकारी की मरम्मत करते हैं, वो पिचकारी बनाते हैं, वो सारे काम करते हैं जिनसे कि हमारा त्योहार मने। वो दशहरे की झांकी बनाते हैं, सबसे अच्छी सजावट करते हैं, वो हमारी साड़ियों में कशीदाकारी करते हैं। और न केवल ये, वो साहित्य और संस्कृति में बढ़ावा भी देते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल कारीगर है। अल्पसंख्यक को हम केवल कारीगर नहीं मान सकते। अगर वो कारीगर है तो संस्कृति के भी कारीगर है। क्योंकि साझा कल्चर जब पैदा होती है तो एक ही तरफ से नहीं होती, वो दूसरी तरफ से भी होती है। जैसे गुरु नानक ने अगर ये बनाया था साझा चूल्हा वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो पंजाब में जब विकसित हुआ था उसके पीछे यही था कि सब अपना अपना आटा लाएंगे, एक जगह गांव में भट्टी लगेगी, उसको वो तंदूर कहते हैं, और उसमें सब अपना अपना आटा सेकेंगे और सब वहाँ बैठ के बातें करेंगे। वो एक तरह की चौपाल होती थी वो जगह। सब अपना दुख
अपने अपने परात में आटा ले आए, अपना दुख सुख में बांट रहे हैं, रोटी भी लगा रहे हैं, रोटी लगा के ले जा रहे हैं। किसकी आँच है, किसने लकड़ी बालन डाला उसमें, किसने उसमें दिया सलाई दिखाई, किसने उस आग को बाद में धीरे धीरे ठंडी होने दिया। उसी आग पर दाल भी पक जाती थी, दाल का पतीला बटलोई चढ़ाती जाती थी, उसी पर दाल बन जाती थी। तो ये जो साझा संस्कृति है, ये हर चीज से आती है, हर रास्ते से आती है, खान पान से आती है, संगीत से आती है, कविता से आती है, कहानी से आती है, हर चीज से आती है, ये जिंदगी से आती है। तो आप ये देखेंगे, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे देश में केवल जेलों की, कब्रिस्तानों की और शमशानों की संख्या बढ़ती जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश की डेमोक्रेसी नाम के शब्द के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है। लगातार वातावरण में कोई न कोई जहर पैदा किया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा कि जब कभी हमारे इलाहाबाद में दंगे होते थे तो वो दंगे पुलिस और अल्पसंख्यक के बीच में हुआ करते थे। पुलिस किसी बात का बतंगड़ बना देती थी और किसी बात पर ज्यादा डंडे बरसा देती थी। मजलूम और मजबूर को पकड़ के हवालात में बंद कर देती थी और वहां से दंगे की शुरुआत होती थी। और उसका सरलीकरण करने के लिए बाद में कह दिया जाता था कि ये हिंदू मुस्लिम दंगा है। न जाने कितने दंगे हमने देखे कि जहाँ मुस्लिम वर्सेस पुलिस दंगा हुआ है। और ये हमारा ही रानी मंडी का इलाका था, जहाँ पर जब भी कभी कर्फ्यू लगता था, पीएसी को वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता था, तब सारे जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस के घर थे वो अपनी अपनी जमा पूंजी लाकर एक बक्से, छोटे से लोहे के जंग लगे बक्से में डालकर अपने थोड़े बहुत दिनार, अपनी चांदी की थोड़ी बहुत जबालियाँ, पाजेब वो लाकर हमारे घर में रख देते थे कि जी आपके घर की तो तलाशी नहीं होगी, हमारे घर से तो पुलिस जो है 5 किलो आटा भी ले जाती। तो ऐसे माहौल में आप ये सोचिए, माहौल को बिगाड़ते कौन लोग हैं, कौन तत्व है? या तो वो होते हैं जो सत्ता के नशे में मगरूर और बिल्कुल चूर रहते हैं, या वो लोग बिगाड़ते हैं जिनकी उसके ऊपर रोटियां सेकी जा सकती है, जो उसमें अपना कैरियर ढूंढते हैं। आज भी हालत ये है, मुझे लगता है कि अगर किसी शहर को ये चाहिए कि उसके यहाँ दंगे ना हो, उसको क्या करना चाहिए? ये बात आज तक लोग समझे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि उस शहर में राजनेताओं की एंट्री बैन कर देनी चाहिए। ना नेता आएगा और ना दंगे का कॉन्सेप्ट आएगा। लोग अमन चैन चाहते हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। वे जगह जहाँ दंगे हो चुके हैं, जहाँ मस्जिदें गिराई गई है, वहाँ भी लोग कहते हैं हे भगवान हमें चैन से जीने दो, हमें कोई मतलब नहीं है मंदिर मस्जिद से। अरे मंदिर का सारा निर्माण तो मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं वहाँ पर, हम कैसे कह सकते हैं कि वो दंगा कराना चाहेंगे? तो कहीं पर भी आप ये देखिए, जब साझी संस्कृति की बात होती है, हम अपने पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश कॉम्पोजिट कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक है। हम अन्य देशों की तरह पोलराइजेशन में विश्वास नहीं करते। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ ये बात आई है कि हम धीरे धीरे कहते हैं कि हर चीज का ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन राजनीतिज्ञ करा रहे हैं। आम आदमी मिलजुल कर रहना चाहता है, उसको अपना जीवन जीना है, और जीवन की फैब्रिक में सब शामिल है। वे सारे लोग शामिल हैं जो जीवन में आपकी मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि साझी संस्कृति की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बात को जितनी जल्द दिल्ली में बैठे नेता समझ लें, जगह जगह बैठे नेता समझ लें, उतनी जल्दी इस देश का कल्याण होगा। नहीं तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग कभी न कभी दंगे की चपेट में आते रहेंगे। जेलों का विकास होगा, स्कूलों का पतन होगा, और संगीत का, कलाओं का, लेखन का, हर चीज का पतन होगा अगर हमारे यहाँ से सेकुलरिज्म खत्म होता चला जाएगा। अब
इलाहाबाद के साहित्यिक वैभव पर। अब ये हमारा, मैं समझती हूँ हम सबका सबसे मनचाहा विषय है। कितनी बड़ी बात है कि मालवीय जी जो स्वयं साहित्य के इतने प्रेमी थे, हम सबकी रचनाएं पढ़ते थे, अंतिम दिनों में जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब मुझे उत्कर्ष मालवीय उनके पौत्र ने बताया कि वे मृणाल पांडे का सहेला रे पुस्तक पढ़ रहे थे। और कितनी बड़ी बात है, न जाने कितने हम में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी मृणाल पांडे की ये किताब शायद नहीं पढ़ी है, जो संगीत के बारे में है। मालवीय जी संगीत में भी बहुत रुचि रखते थे और इसलिए वो मृणाल पांडे की ये किताब पढ़ रहे थे। उत्कर्ष ने कहा कि मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ, उन्होंने कहा तुम बाद में पढ़ लेना, पहले मुझे पढ़ने दो। तो ये अपने आप में इतनी सुंदर बात है कि इलाहाबाद में ये नहीं पता चलता कब किसके अंदर किस किताब का चिराग जल उठे। हमारे पास इतना बड़ा एपिक नॉवेल लिखने वाले शम्सुर रहमान फारूकी साहब बैठे हैं। कई चांद थे सरे आसमां जिन्होंने लिखा, न केवल वो, उनकी और इतनी सारी पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर हम शायरी की तमीज थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश करते हैं। विभूति राय ने जो भी लिखा है उसमें हमेशा उन्होंने अल्पसंख्यकों का पक्ष लेकर लिखा है। अगर पक्षधरता उनके अंदर है तो वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। मैंने देखा है न जाने कितने उन्होंने अल्पसंख्यकों का पुनर्वास किया, उनको किसी भी तरह से रोजी रोटी दी जब उनके घर दंगों में पीएसी के द्वारा या पुलिस के द्वारा या गुंडों के द्वारा लूट गए थे। साहित्य का वैभव जब हम इलाहाबाद का सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम केवल आत्ममुक्त होकर और अतीत में देखते हैं और पंत निराला महादेवी फिराक इन सब के नाम हम लेते हैं। ये बहुत बड़े बड़े मील के पत्थर हैं, इनको कोई सरमाउट नहीं कर पाएगा, ये अपनी जगह कायम रहेंगे। लोग इन्हें पढ़कर साहित्य की तमीज, साहित्य का शऊर सीखेंगे, लेकिन उसके बाद आने वाले भी कोई कम न थे। उसके बाद आने वाली पीढ़ियों में यहाँ पर भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडे, अमरकांत, शेखर जोशी और कितने तो लोग ऐसे थे जो हमारी तरह ही बाहर से आए और उन्होंने इलाहाबाद को अपना गांव बना दिया। क्योंकि एक शहर को जब आप जीते हैं तो आप उसके सारे आयाम जीते हैं, उसके सारे पहलू आप जीते हैं। मुझे याद है कि मैं जब बम्बई से 1970 में इलाहाबाद आई तो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो मेरी वहाँ नौकरी छूट गई थी, मैंने नहीं छोड़ी थी, मेरी नौकरी छूट गई थी वहाँ पर, मुझे निकाल दिया गया था वहाँ से। तो मैं एक नाराज प्राणी के रूप में यहाँ आई थी। बहुत लथड़ शहर लगा मुझे यहाँ, रिक्शा इतना धीमे चलता है, यहाँ लोग इतनी देर में अपनी बात कहते हैं और यहाँ पर हर चीज़ में इतनी देर लगती है। घर में कोई गैस, कुकिंग गैस नहीं थी, स्टोव पर खाना बन रहा है उसमें भी देर लगती थी। सारा जीवन ऐसा लगता था स्लो मोशन में चला गया है। तो किस चीज़ ने हमें सहारा दिया? सहारा लेखन ने दिया। कितना कागज उठाया, कलम उठाई और ये लगा जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, जिसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास लिखने का चारा बचता है। और यही इलाहाबाद का सबसे बड़ा वैभव है कि यहाँ पर आप संपन्न होकर तो रह ही सकते हैं, आप विपन्न होकर भी रह सकते हैं। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो इलाहाबाद केवल मुकद्दर के सिकंदर का शहर नहीं है, ये मुकद्दर के पोरस का शहर है। जहाँ पर हम जीते हैं, हम हार जाते हैं तो भी कोई ऐसा नहीं है जो कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, ये इसकी किताब पिट गई, ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कहने वाले कोई नहीं। तो इलाहाबाद में वो साहित्यिक कमीनापन नहीं है जो मैं राजधानी में देखकर आई हूँ और जो मैं अभी भी देखती हूँ और
खेलते हैं। और एक साहित्यकार दूसरे से जब बात करता है तो कभी ये नहीं पूछता कि आजकल तुम क्या लिख रहे हो, तो पता नहीं क्या तुम लिखते हो। ये सोचकर कोई किसी से कुछ नहीं पूछता है। किताबें आती रहती है, एक के बाद एक आती रहती है, किताबों के लोकार्पण होते रहते हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं पढ़ता। जबकि मुझे याद है हमारे इलाहाबाद का वैभव ये था कि कोई पुस्तक आती थी तो हर एक में एक स्पर्धा लगती थी, कौन इसको पहले पढ़ेगा। चाहे वो लक्ष्मीकांत वर्मा की खाली कुर्सी की आत्मा जैसी स्लो रीडिंग किताब हो, चाहे वो शैलेश मटियानी का त्रैमासिक विकल्प हो, चाहे वो समझिए कि मार्कंडेय जी का अग्निबीज बीज उपन्यास हो, बीज अमृत राय का था, अग्निबीज उनका था मार्कंडेय जी का, चाहे किसी की भी किताब हो। अमरकांत जी का इतना मोटा उपन्यास आया इन्हीं हथियारों से, जबकि उसके बारे में श्रीलाल शुक्ल ने मजाक किया कि इसको उठाकर हम बहुत अच्छा जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको दो प्रतियां हाथों में पकड़ लो और उसको करो तो वेट लिफ्टिंग हो जाएगा। तो मोटा उपन्यास था वो। इस सारे लतीफे के बावजूद हम इन लेखकों को बहुत गहराई से, गंभीरता से लेते थे, संजीदगी से लेते थे, और हम ये मानकर चलते थे कि इनको पढ़ना अपने को शिक्षित करना है। तो साहित्य के प्रति जो अनुराग है, उत्साह है, किसी से मांग के पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं सिविल लाइन तक पैदल चले जा रहे हैं लोग, भारतीय में किसी भी तरह थोड़ी देर बहुत लल्लो चप्पो करके दिनेश से किताब मांग के ला रहे हैं, दिनेश ग्रोवर से। इस तरह के माहौल में इस इलाहाबाद ने सांस खोली और तब इसका वो वैभव बना कि आज भी इलाहाबाद के नाम से आपको बताएं सब सनाटा खाते हैं कि कोई भी इलाहाबाद जैसी गंभीरता, परिपक्वता और प्रतिष्ठा नहीं पा सका, कोई और शहर नहीं पा सका जो इलाहाबाद। ये केवल महादेवी वर्मा के कारण नहीं, ये और बहुत सारे यंगर राइटर्स जो आए हैं, जो बाद में आए हैं, उन सब के कारण भी है कि लगातार इलाहाबाद की ओर हम उम्मीद से देखते हैं। थोड़ा सा माहौल लखनऊ में भी है, लखनऊ से कुछ बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकलती हैं, लेकिन इलाहाबाद वो शहर है जहाँ अपनी साधनों की सीमितता में भी लगातार लोग साहित्य से जुड़े रहते हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने अपना, मुझे लगता है जो भी यादगार लेखन किया है वो सारा इलाहाबाद से किया है। और यहाँ मैं बिना पक्षधरता के भी नाम लेना चाहूँगी रवींद्र कालिया का, कि उनका उपन्यास खुदा सही सलामत है, अपने आप में पूरी तरह से सांची संस्कृति का जीता जागता दस्तावेज है। उन्होंने उसमें अल्पसंख्यकों के बारे में, उनकी मजबूरी, उनकी मगरूरी और उनका गुरूर, उनका सुरूर, उनकी आदतें, उनकी सारी की सारी फितरत उन्होंने उस नॉवल में उतार दी। उसमें जो भी हिंदू पात्र में देखती हूँ वो तो बड़े ही कानिया किस्म के हैं, लेकिन उनमें जो अल्पसंख्यक पात्र हैं उनके प्रति लेखक की पूरी अनुभूति है, सहानुभूति में नहीं कहूँगी, अनुभूति है। एक एक पात्र को उन्होंने उसमें जिंदा किया है, और ऐसा केवल उन्हीं के लेखन में नहीं है, न जाने कितने यहाँ पर साहित्यकार हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों का जीवन चित्रित किया है। सबसे बड़े तो प्रेमचंद हैं, जिन्होंने न जाने कितनी कहानियां लिखी हैं जिनमें इलाहाबाद आ जाता है। कितने ही और लेखक हैं जिनमें इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद का जो साहित्यिक वैभव है उसमें आप सब शामिल हैं। उसमें उमाकांत मालवीय अगर है तो उसमें यश मालवीय भी है, उसमें आयुषु मालवीय भी है, उसमें वसु मालवीय भी है। अरे ये तो मालवीय का तो पूरा यहाँ पर इतिहास हो जाएगा, इतने मालवीय यहाँ पर टैलेंटेड रहे हैं। और जब हम सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं तो फातमी साहब को, अकील रिजवी साहब को, ऐसे में काजमी साहब को हम कैसे भूल सकते हैं। इन सब लोगों ने प्रगतिशील लेखक संघ में कितने बड़े बड़े काम किए, कितनी बड़ी बड़ी इन्होंने सभाएं करवाई हैं, कितने बड़े सम्मेलन करवाए हैं, और सबको हम लोगों को इतने प्यार से
बुलाया है कि आपको कभी भी अलगाव नहीं लगा। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगी। एक बार क्या हुआ कि हम लोग आए थे जब, तब हम लिखा देखते थे शब्द खून। हमारे घर के बिल्कुल ठीक सामने एक इमारत के ऊपर नीचे के कमरे में लिखा रहता था शब्द खून। रवि ने जब देखा तो रवि ने कहा, अरे ये शब्द खून का दफ्तर है यहाँ पर। जब पता किया तो पता चला कि ये तो फारूकी साहब का ही घर है और फारूकी साहब यहाँ कभी कभी आते हैं। हम लोगों ने पहचान बढ़ाई, हमारी दोस्ती हो गई, तो हमने फारूकी साहब को खाने के लिए बुलाया अपने घर एक दिन। तो उस दिन मैं सोचा फारूकी साहब को आना है तो आज तो नॉनवेज बनना चाहिए। तो डालडा पाक पुस्तक पढ़ के मैंने बड़ी मेहनत से गोश्त बनाया और मैंने कोशिश की किसी तरह से कि खाना ऐसा बनाऊं कि फारूकी साहब की रईस में आजी को वो अच्छा लगे। बड़ी मेहनत की। जब फारूकी साहब आए, जमीला आपा आई, खाने बैठे तो इन्होंने कहा हम तो शाकाहारी खाना खाएंगे। खाया ही नहीं, इन्होंने गोश्त खाया ही नहीं, हम भी खाते, हमें तो आज केवल शाकाहारी खाना खाने की इच्छा है। तो भाई एकदम से दंग रहे। हमने कहा कि बताइए सारी मेहनत बेकार हो गई। जो शाकाहारी खाना है वो तो ऐसे ही बनाया था, भिंडी तोरई वाला, तो उसमें कोई दम नहीं था उस खाने में। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि ये एक किस्म का साझापन था कि उन्होंने हमारे ऊपर किसी भी तरह का वो नहीं डाला वजन कि हम नॉन वेज है तो आपको उस हिसाब से बनाना है। वो हमारे में शामिल हो गए, जबकि हम कोशिश कर रहे थे कि इनमें शामिल हो। तो इसी तरह हमारे बगल में एक हाशिम रजा आप थी, इलाहाबादी रहते थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बड़े अच्छे बातूनी इंसान थे। तो वो हमेशा कहा करते थे कि आप इतनी मेहनत ये क्यों करते हैं बताने में कि आप हिंदू नहीं हैं। आप इसको नहीं बताने की कोशिश करते कि आप इंसान हैं, वही कहते थे। तो हमें उनकी बात में बहुत अच्छी लगी। हमने कहा हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाने की कि हम कितनी उर्दू शायरी पढ़ते हैं, हम कितने उर्दू अनुवाद पढ़ रखे हैं। लेकिन वो हमेशा ही कहते थे कि ये बताओ कि कितने अच्छे इंसान हो। तो ये सारी बातें इलाहाबाद की देखा जाए तो जीता जागता सबक थी। और इलाहाबाद में रहने के बाद दिमाग कुछ इस तरह खुल गया कि अब जहाँ जाते हैं वहाँ लगता है जैसे कि एक जेल आपके साथ साथ चल रही है। और शहरों में हमेशा ही लगता है मुझे एक हवालात हमारे साथ साथ चल रहा। और इलाहाबाद के जो नए लिखने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनमें सब जो है अनिता गोपेश भी लिखती हैं और इतने सारे और लोग लिखते हैं। किस किस का नाम लो, किसका छोड़ो, यहाँ सभी लेखक हैं। मतलब जिससे बात कीजिए वही लेखक है यहाँ पर। तो आप सबको मेरा सलाम। और मैं बहुत याद करती हूँ इलाहाबाद को। इस समय मैं शब्द नहीं दे पा रही हूँ अपनी भावनाओं को। मुझे लगता है मैं थोड़ी बुद्धू होती जा रही हूँ यहाँ से जाकर। थोड़े दिन मुझे आकर अब इलाहाबाद में रहना पड़ेगा ताकि मेरी भाषा, मेरे भाव और मेरी गर्मी और तापमान सब लौट आए। नमस्कार, धन्यवाद। से पूरा का पूरा फ्रेम किया था, मैं तो उसी में खोया हुआ। मुझे याद आता जब साहित्यिक लतीफ़ों की बात ममता जी कर रही थी तो जगदीश जी को हार्ट अटैक पड़ा था और लक्ष्मीकांत जी उन्हें देखने गए। वो आईसीयू से बाहर आ गए थे जगदीश जी। तो उन्होंने कहा कि क्यों जगदीश, क्या कहा है डॉक्टर ने? कहा कि अब कुछ हल्का फुल्का चाहो तो पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत जी कहते हैं फिर अपना लिखा पढ़ना। ये ऐसा शहर है। लक्ष्मीकांत जी से नरेश जी बोले कि भाई आपका हम अभिनंदन करना चाहते हैं, आप हिंदी काव्य जगत के ध्रुव तारा हैं। तो खुश हो गए, भाई कैसे? बोले गुरु जहां से चले तो वहीं टिमटिमा रहे हो। मैं इन सारे संदर्भों को याद कर रहा हूँ और साझी विरासत की जो बात कह रही थी ममता जी, कमीज उनकी है लेकिन बदन हमारा है, ये रूप रंग ये यौवन का धन हमारा है। जो नफरतों को बढ़ाते हैं अपने पास रखें,
कहीं भी गाए ये मेहंदी हसन हमारा है। राय साहब को आवाज दे रहा हूं। राय साहब ने इस शहर को एक तरह से सेकुलर बना रहने में जिस तरह से अपना योगदान दिया है, और इनका वो इंटरव्यू नहीं भूलता जिसमें इन्होंने कहा था कि कोई भी दंगा 24 घंटे से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता अगर प्रशासन ना चाह ले। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं से प्रकारांतर से मिली भगत होती है। और मैं फिर राय साहब का वो नॉवेल याद कर रहा हूं, शहर में कर्फ्यू, और ओपी मालवीय जी के प्रियतम शिष्यों में राय साहब रहे हैं। और राय साहब का वो संस्मरण जो हिंदुस्तान में इन्होंने लिखा था उस समय, आज ही फिर से उसे पढ़ा, मुझे लगा कि एक ये शिष्य के आंसू भी है। आदरणीय विभूति नारायण राय जी।